लॉज ऑफ मोशन में आगे बढ़ते हैं और हमारा एक फोर्स इसमें और बचा हुआ है, तो नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा और वो है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो बेसिक बातें लिखी थी, बाकी सारे फोर्सेज हैं वो यहाँ भी लिखेंगे। कौन से टाइप का फोर्स है, तो इसका टाइप भी जो बनेगा वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट के बिना फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा सॉलिड सरफेसेस के बीच में, कांटेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। फिर दूसरी बात ये आती है कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको हम पुलिंग और पुशिंग की कैटेगरी में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये एक थर्ड कैटेगरी बनेगी। मतलब ऐसे समझो कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो दो सरफेसेस पे लग रहा है, सरफेसेस पे नॉर्मल फोर्स भी लगता है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो कांटेक्ट फोर्स है दो सरफेसेस के बीच में लगने वाला, उस कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट है जो सरफेस के परपेंडिकुलर है जिसको हम लोग नॉर्मल कांटेक्ट बोलते हैं, और एक कांटेक्ट फोर्स सरफेस के अलोंग है जो टेंजेंशियल लगेगा जिसको हम लोग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरह का टेंजेंशियल फोर्स है, डायरेक्शन के बारे में बोल सकते हैं टेंजेंशियल टू दी सरफेस, ठीक है। और कौन से टाइप का है, कितने टाइप का है, क्या वैल्यू है, वो सब हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई हमारे पास ये एक हैवी बॉक्स है, मास m है सपोज, और इस हैवी बॉक्स को हमने रफ सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक, रफ सरफेस पे रखा है, और इस हैवी बॉक्स के ऊपर हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है, और ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसकी वैल्यू हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि बहुत हैवी बॉक्स है और शुरू में हमने बहुत कम फोर्स लगाया है, लेट्स से 1 न्यूटन का फोर्स लगाया है। तो ये बताओ जरा सोच के, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया है और वो फोर्स उसको चलाने के लिए सफिशिएंट नहीं है। ऐसा पॉसिबल है ना कि कोई हैवी बॉक्स रखा हुआ है सरफेस पे, उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं और वो नहीं चल रहा है। तो जरा ये बताओगे कि हमने जो 1 न्यूटन का फोर्स लगाया है और वो ब्लॉक नहीं चल रहा है, तो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? 1 न्यूटन लग रहा है। क्यों भाई, फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? क्या फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन लग रहा होगा? बोलो, ज्यादा तो नहीं यस लग रहा सर, होगा। बिकॉज हम 1 न्यूटन। नो सर। किसी भी सूरत में ज्यादा या थोड़ा कम नहीं लग रहा है। 1 न्यूटन लगा रहे हैं तो 1 न्यूटन ही लग रहा है। फिर सपोज हमने इस फोर्स को थोड़ा बढ़ा दिया, मान लो 2 न्यूटन कर दिया, अभी भी बॉक्स नहीं चल रहा है, तो बॉक्स के ऊपर फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? 2 न्यूटन। 2 न्यूटन लग रहा होगा। फिर हमने सपोज 3 न्यूटन कर दिया, अभी भी नहीं चल रहा है, तो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? सर 3 न्यूटन। तो ये जो फ्रिक्शन अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है ना एक्सटर्नल सिचुएशन के हिसाब से, इसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब यही हुआ, फ्रिक्शन की हमेशा डिमांड ये है कि वो जो सरफेसेस हैं वो स्लिप ना होने पाए, और स्लिप ना होने देने के लिए फ्रिक्शन की जितनी रिक्वायरमेंट है वो उतना ही एक्ट करेगा, ना ज्यादा एक्ट करेगा ना कम एक्ट करेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि इस फ्रिक्शन की अपनी एक मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू है, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो ये बॉक्स चल देगा, और जब चल देगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू फिर कांस्टेंट हो जाएगी। तो फ्रिक्शन को हम लोग दो तरह से स्टडी करते हैं। फ्रिक्शन एक होता है जब सरफेस स्लिप नहीं हो रही हो, और फ्रिक्शन दूसरा है जब सरफेस में स्लिपिंग हो रही हो, ठीक है ना। तो नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं, इस तरह से बना लेते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो दो टाइप का है। कौन कौन सा टाइप है, सुन तो रखा ही है तुमने। एक है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि सबसे पहले हमको ये डिफाइन करना होगा कि ये जो फ्रिक्शन है ये कब स्टैटिक होगा और कब काइनेटिक होगा।
कैसे पता चलेगा कि स्टैटिक है, कैसे पता चलेगा कि काइनेटिक है? पहला बड़ा हर्डल तो यही है, क्यों भाई? तो स्टैटिक के लिए हम लोग बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगेगा व्हेन देयर इज टेंडेंसी ऑफ relative slipping between two surfaces when there is tendency। अच्छा, टेंडेंसी लिखने का मतलब क्या है कि सरफेस स्लिप हो रही है या स्लिप नहीं हो रही है? नहीं हो रही है सर। स्लिप नहीं हो रही है, लेकिन टेंडेंसी है, क्योंकि अगर टेंडेंसी भी नहीं होगी तो फिर कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। जैसे ऊपर वाला एग्जांपल ही है, अगर मैं कहूं कि कोई फोर्स नहीं लगाऊं मैं, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? अगर मैं कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊं तो उस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्यों लगेगा फ्रिक्शन? फ्रिक्शन लगी इसीलिए रहा है कि वो स्लिप नहीं होने देना चाह रहा है, तो नहीं होने देने के लिए वो जिस डायरेक्शन में चाहिए होगा, जितना चाहिए होगा उतना ही लगेगा। तो ऐसे फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसकी एक खास बात होती है, और खास बात ये है कि ये सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर है। सेल्फ एडजस्टिंग वर्ड का मतलब क्लियर है ना? मतलब इसकी जो वैल्यू है वो एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से एडजस्ट हो सकती है, चेंज हो सकती है। वेयर एज अदर फ्रिक्शन जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे व्हेन देयर इज एक्चुअल स्लिपिंग और रिलेटिव मोशन बिटवीन दी टू सरफेसेस। बताओ, क्लियर है? अच्छा, इसको समझने के लिए हम साथ साथ एक ग्राफ भी बनाते हैं जिससे हमको वैल्यूज का आइडिया रहे। और ये ग्राफ मैं बना रहा हूं फ्रिक्शन फोर्स के बीच में, ध्यान से देखना, और एक्सटर्नल फोर्स के बीच में। फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। तो जरा ये बताओ कि जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो फ्रिक्शन कितना था? तो क्या एक्सटर्नल जीरो होने पे फ्रिक्शन भी जीरो था? तो ये ग्राफ इसका मतलब जीरो से स्टार्ट होगा। फिर हम लोगों ने देखा कि शुरू में जब एक्सटर्नल फोर्स कम लगाया है मैंने, जब शुरू में कम एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो जितना एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उतना ही फ्रिक्शन लग रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं सेल्फ एडजस्टिंग। तो क्या होगा कि शुरू में ये जो ग्राफ होगा ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और ये स्ट्रेट लाइन भी ऐसी बनेगी कि जिसका एक्स एक्सिस से एंगल कितना रहेगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री रहने से क्या फायदा है? क्यों भाई? ब्लॉक स्टैटिक होगा। 45 डिग्री क्यों लिया है? दोनों इक्वल होंगे सर, जितना हम फोर्स फ्रिक्शन और लगाएंगे एक्सटर्नल। सेम दोनों फ्रिक्शन इक्वल है। फोर्स और अब अगर हमने इसको 2 न्यूटन लगाया है तो ये भी कितना लग रहा है? ये भी 2 न्यूटन लग रहा है, जिसकी वजह से ये लाइन 45 डिग्री ही होनी चाहिए, कुछ और ऑप्शन नहीं हो सकता है। लेकिन फिर वही बात है कि फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक ऐसा वैल्यू जरूर आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, इसके बाद अब और फ्रिक्शन नहीं बढ़ेगा, अब ब्लॉक चलने ही वाला है। तो ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं एफ एस मैक्स। ठीक है? और एफ एस मैक्स क्या होता है? तो एफ एस मैक्स जो है एक तरह का स्टैटिक फ्रिक्शन है, और इसके बारे में हम लोग लिखेंगे नीचे कि एफ एस मैक्स इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, या ऐसे ही बोल सकते हैं दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन बिटवीन दी टू सरफेसेस। क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही अब ये चलना शुरू करेगा तो हम लोग देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, और उसके बाद ये फ्रिक्शन कांस्टेंट रहता है। मतलब जब चलेगा ना, ये तुमने अगर प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया होगा कभी ना कभी, मान लो कोई हैवी बॉक्स खींच रहे हो, तो क्या होता है ना कि शुरू में उसको चलाने के लिए थोड़ा ज्यादा फोर्स चाहिए होता है, लेकिन एक बार वो चल जाए ब्लॉक, तो अगर वो एक बार चल गया तो फिर हम अगर फोर्स थोड़ा कम भी कर देंगे तो भी वो चलता रहता है। उसका रीजन यही है कि ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक से जब काइनेटिक बनेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होगी,
बट हाँ इतना कम होती है कि हम उसको फील कर सकते हैं। बताओ ये बात। सर ये ब्लॉक के इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से हुआ क्या? ये क्यों हुआ मैं उस पर बता रहा हूँ, बट ऐसा फील किया ये बात तो महसूस करते हो? बताओ यस सर। ऐसा क्यों हुआ ये बताता हूँ। होता क्या है कि जब जैसे कोई सरफेस है, तो वैसे तो दिख रही है प्लेन सरफेस है, ये जो सरफेस हमको दिख रही है ये कैसी सरफेस है? ये प्लेन सरफेस है। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर तुम इस सरफेस को थोड़ा माइक्रोस्कोप से देखना शुरू करो, तो माइक्रोस्कोप से अगर तुम देखोगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि ये सरफेस भी थोड़ी सी रफ है और एक तरह से जैसे खांचे बने होते हैं ना, वो एक दूसरे के अंदर फंसे हुए हैं, जिनकी वजह से जो है उसको बोलते हैं लॉकिंग। तो अगर ब्लॉक रेस्ट पे है तो वो सरफेस एक दूसरे में लॉक है, मतलब वो लॉक्स जो है एक दूसरे में फंसे हुए हैं। तो शुरू में क्या है कि उनको चलाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन एक बार जब ये चलने लगेगा, एक बार चलने लगेगा, वो चलेंगे तभी जब ये जो पिट्स एंड बम्प्स बोलते हैं इनको, तो ये जब ब्रेक होंगे, तो ये ब्रेक जब होना शुरू हो जाएंगे तो उसके मोमेंटम की वजह से आगे वाले आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। शुरू में क्या होता है, शुरू में एक तरह से कोल्ड लॉकिंग हो जाती है, तो उस कोल्ड लॉकिंग की वजह से हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। क्लियर है ये बात? बोलो। तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, इसमें ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग स्टैटिक बोलते हैं, और ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग काइनेटिक बोलते हैं। बताओ पहले यहाँ तक मैंने जितनी बातें लिखी, कोई डाउट बताओ। सर मतलब इसमें ब्लॉक के इनर्शिया ऑफ मोशन का कोई रोल नहीं है? मतलब इनर्शिया बोल सकते हैं, इनर्शिया की वजह से है, अल्टीमेटली तो वही रीजन है, ओके सर। अल्टीमेटली वही रीजन है। बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके बोलेंगे तो हम यही बोलेंगे कि जब ब्लॉक रेस्ट पे होता है तो सरफेसेस के बीच में लॉकिंग हो जाती है। लॉकिंग ब्रेक करने के लिए हमें शुरू में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन एक बार ब्रेक हो गई तो फिर आसानी से हो जाता है। ठीक है, अब ये बताओ कि फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक है या काइनेटिक है? ये तो पता चल जाएगा कि कब स्टैटिक है कब काइनेटिक है। और ध्यान से ये देखो कि क्या ऐसे बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कांस्टेंट है और जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो वेरिएबल है? मतलब ये जो सेल्फ एडजस्टिंग बोला गया है, ये सेल्फ एडजस्टिंग स्टैटिक के लिए बोला गया है, काइनेटिक के लिए सेल्फ एडजस्टिंग नहीं बोला गया है। काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है एफ के इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। एफ के की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो एफ एस है उसके बारे में बोलते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन 0 टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। एफ के कॉन्स्टेंट है, लेकिन जो एफ एस है, एफ एस की वैल्यू 0 से लेके एफ एस मैक्स के बीच में कुछ भी हो सकती है। कितनी होगी ये कैसे पता करेंगे? क्यों, कैसे पता चलेगा? सर जितना जितना सर हम लगा रहे हैं फोर्स। फ्रिक्शन जो है ना, अगर क्वेश्चन स्टैटिक फ्रिक्शन का है तो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, काइनेटिक फ्रिक्शन का है तो आसान है, ऐसे समझो, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन तो कांस्टेंट लगने वाला है। स्टैटिक फ्रिक्शन हमको पता नहीं होता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन पता करने के लिए उस फ्रिक्शन को छोड़ के बाकी जो कुछ लग रहा है उस सिस्टम के ऊपर, उसके ऊपर स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये बात दिमाग में बिठाना, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो पता करने के लिए हमको दूसरे फोर्सेस को देखना पड़ेगा कि वो दूसरे फोर्सेस कितना लग रहे हैं। अगर काइनेटिक वाला केस है तो इजी क्वेश्चन है फिर तो। ठीक है, फिर बात आती है कि इनकी वैल्यूज कितनी होंगी। तो देखो एफ एस मैक्स की जो वैल्यू है उसको हम लोग लिखते हैं म्यू एस इंटू एन। एफ एस मैक्स इज म्यू एस इंटू एन, जिसमें म्यू एस क्या है, म्यू एस को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन
और n जो है वो क्या बनेगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। और एफ के की जो वैल्यू है, एफ के की वैल्यू होगी म्यू के इंटू एन। एफ के की वैल्यू म्यू के इंटू एन, जिसमें म्यू के क्या बनेगा, नोट करते जाओ। म्यू के बनेगा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और एन तो वही है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो एक बात समझना, फ्रिक्शन लगने के लिए कांटेक्ट जरूरी है। अगर कांटेक्ट ही नहीं है, यानी नॉर्मल ही नहीं है, तो फिर फ्रिक्शन भी जीरो हो जाएगा। फ्रिक्शन लगने के लिए कांटेक्ट जरूरी है, तो अगर कांटेक्ट ही नहीं है तो नॉर्मल फिर जीरो हो जाएगा। नॉर्मल जीरो होगा तो फ्रिक्शन भी जीरो। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि म्यू के इज स्लाइटली लेस देन म्यू एस, hence fs max is slightly greater than fk. Mu k is slightly less than mu s, hence fs max is slightly greater than fk. ठीक है, रीजन बोलेंगे तो रीजन यही लिख देंगे, ड्यू टू लॉकिंग एट कॉन्टैक्ट, लॉकिंग की वजह से। बताओ, क्लियर यहां तक? सर हाँ बोलिए। सर आपने बोला था कि नॉर्मल कांटेक्ट और फ्रिक्शन कंपोनेंट्स होते हैं कांटेक्ट फोर्स उस के। बात पे आ रहा हूँ मैं, वैसे भाई उसी पॉइंट पे आने वाला था। अच्छा अभी तक जो ठीक है लिखा सर। उसमें बताओ। नहीं उसमें कोई डाउट नहीं है सर। Yes. नीचे नोट करके लिखते हैं फिर इसमें। फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नेट कांटेक्ट फोर्स। तो देखो है क्या, कोई भी ब्लॉक अगर है, ठीक है, तो उस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से कांटेक्ट फोर्स लग सकते हैं। तो एक तो उसके ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग सकता है, और एक उसके ऊपर फ्रिक्शन लग सकता है। देखना ध्यान से, ठीक है। और फ्रिक्शन और नॉर्मल का जो रिजल्टेंट है, फ्रिक्शन और नॉर्मल का जो रिजल्टेंट है, उसी को हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। तो ऐसे भी बोला जा सकता है कि कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट है, ये कांटेक्ट फोर्स हो गया। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट है, नॉर्मल वाला कंपोनेंट नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कहलाता है, और टेंजेंशियल कंपोनेंट फ्रिक्शन कहलाता है। तो जरा ये बताओगे कि ये वाला एंगल कितना होगा, एंगल थीटा, क्यों भाई? तो tan थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एफ एस अपॉन एन। और अगर हमसे कहा जाए कि नहीं थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, बोलो। तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी tan इनवर्स ऑफ एफ एस मैक्स अपॉन एन। तो ये बनेगा tan इनवर्स म्यू। और थीटा को हम लोग बोलते हैं, थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। थीटा की क्या वैल्यू है, थीटा का क्या नाम है, थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। थीटा की रेंज अगर लिखनी हो तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से लेके tan इनवर्स म्यू के बीच में कुछ भी हो सकती है। बताना किसी स्टेप में डाउट है तो। और कांटेक्ट फोर्स की क्या वैल्यू होगी, तो कांटेक्ट फोर्स बेसिकली
नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट है। तो अगर हमें कांटेक्ट फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी इसकी? तो मैक्सिमम आ जाएगी n अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। बताइए। कांटेक्ट फोर्स मैक्सिमम कब होगा? जब उसके ऊपर फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा। सर यहाँ पे थीटा मैक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू एस होगा ना वहाँ पे? हाँ म्यू एस कर दो, ठीक है ठीक है ठीक है। सर वो कैसे आया सर? fs max by n equal ms। एफ एस मैक्स की वैल्यू म्यू एस इंटू एन हो जाएगी ना, ऊपर तो लिखी हुई है। हाँ ठीक है सर। सर मतलब अभी तक हम लोग जो कांटेक्ट फोर्स लगा रहे थे वो मैक्सिमम लगा रहे थे, एफ मैक्स, एफ नहीं। कांटेक्ट मैक्स। तो अभी तक कहाँ, अभी तक तो सिर्फ नॉर्मल से ही काम चल रहा था। हाँ यस सर। तो सर क्या हम लोग कांटेक्ट फोर्स निकालने में केवल स्टैटिक फ्रिक्शन कंसीडर करते हैं, काइनेटिक नहीं देखते क्या? नहीं नहीं नहीं, कॉन्टैक्ट काइनेटिक लगेगा तो काइनेटिक निकालेंगे। अभी बात सिर्फ ये चल रही थी कि जो है मैक्सिमम कितना होगा। काइनेटिक लगेगा तो काइनेटिक लगा देना, दोनों ही लगेंगे, ठीक है ना। दूसरा भी डायग्राम बना लो, दोनों ही लगेंगे, वो तो कोई ऐसा है ही नहीं। अगर काइनेटिक का केस बना तो इसी को एफ के कर दो। एफ के करोगे तो ये थीटा की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, tan इनवर्स म्यू के हो जाएगी। और इस केस में काइनेटिक कांटेक्ट फोर्स तो कांस्टेंट ही लगेगा। इस केस में मिनिमम मैक्सिमम की बात ही नहीं आएगी। तो ये सिंपली अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ के स्क्वायर हो जाएगा, यानी एन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू के स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में कई बार ऐसा होगा कि म्यू एस और म्यू के तुमको अलग अलग वैल्यूज दी हुई हैं। तो अगर अलग अलग दी हुई है मतलब वो क्वेश्चन ये चाहता है कि तुम इनकी जरूरत पड़ने के हिसाब से यूज करो। अगर स्टैटिक लग रहा है तो म्यू एस की हेल्प लोगे, काइनेटिक लग रहा है तो म्यू के की हेल्प लोगे। लेकिन कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे, हो सकता है 90% क्वेश्चन जिसमें एक ही म्यू की वैल्यू मेंशन होगी, दो अलग अलग मेंशन नहीं होंगी। तो एक ही मेंशन करने का मतलब ये वही चाहता है कि म्यू एस और म्यू के तुमको अलग अलग नहीं लेना है, तुम्हें म्यू एस इक्वल टू म्यू के लेके क्वेश्चन सॉल्व करना है। समझ गए ना? तो दोनों तरह की सिचुएशंस के लिए रेडी रहना। अलग अलग भी दी हो सकती है तो अलग अलग लेना है, एक ही म्यू मेंशन है तो फिर ये क्वेश्चन मत करना कि ये स्टैटिक है कि काइनेटिक है, वो दोनों के लिए वही काम करेगा। क्लियर है? सर एक डाउट और था कि सर आपने कहा कि काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट रहता है। हाँ। तो सर अगर एक ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड पे चल रहा है, अचानक से सर वो इंक्लाइन पे चढ़ जाए फिर अगले मोमेंट जाके, तो फिर तो सर वो, बदल गई ना। हाँ सर वो बदल गई, नॉर्मल रिएक्शन बदल गया। कांस्टेंट का मतलब ये है कि उसकी वैल्यू वो सेल्फ एडजस्टिंग नहीं है, उसकी वैल्यू हमेशा म्यू इंटू एन है। फॉर्मूला हमेशा उसके लिए म्यू इंटू एन लगेगा, ये मेरा कहने का मतलब है। बट एन की वैल्यू चेंज होगी तो म्यू एन भी चेंज हो जाएगा, या म्यू की वैल्यू चेंज होगी तो भी म्यू एन चेंज हो जाएगा। ठीक है सर, कांस्टेंट का ठीक। मतलब इट इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कांस्टेंट होगा। स्टैटिक तो क्या है, जीरो से मैक्सिमम के बीच में कुछ भी लग सकता है। मतलब एक ही सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है तो एक ही सिचुएशन में अलग अलग स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है। ये है कांस्टेंट कहने का, कांस्टेंट बोलने का मतलब। और सर जैसे कि जब ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है उस हाँ। पे, तो सर उस पूरे टाइम पीरियड में म्यू की वैल्यू चेंज होगी ना, जो सेल्फ एडजस्टिंग होगा। नहीं, म्यू हमेशा फिक्स होगा। म्यू जो है वो सरफेस पे डिपेंड करेगा। तो सर नॉर्मल चेंज होगा फिर? हाँ, नॉर्मल भी नहीं चेंज होगा। तो सर म्यू एन कैसे चेंज होगा, मतलब म्यू सेल्फ एडजस्टिंग कैसे होगा वो? सेल्फ एडजस्टिंग ऐसे होगा कि हमने फोर्स लगाया ही नहीं है तो फ्रिक्शन क्यों लगेगा? नहीं सर, तो जैसे उसकी खास पहले बात हमने टू, है। अरे बेटा यही तो खास बात है, मैंने स्टार्ट ही यहीं से किया था। मैंने ये बोला था कि अगर हम इसके ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन कितना लगेगा यहाँ पे? 1 न्यूटन का। तो क्यों 1 न्यूटन लग रहा है, ज्यादा क्यों नहीं लग रहा है? म्यू एन क्यों नहीं लग रहा है? तो म्यू एन तो तब लगेगा ना जब उसकी जरूरत होगी। ये जरूरत के हिसाब से अपनी वैल्यू चेंज करेगा, इसीलिए इसको सेल्फ एडजस्टिंग बोल रहे हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है ये पूरे लाइन पे कोई भी सिचुएशन हो सकती है ना।
अगर हम 2 न्यूटन लगा रहे हैं तो 2 न्यूटन ही लगेगा, 3 न्यूटन लगाएंगे तो 3 न्यूटन लगेगा, 1 न्यूटन लगाएंगे तो 1 न्यूटन लगेगा। तो इसकी वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो इसीलिए इसको हम लोग सेल्फ एडजस्टिंग बोल रहे हैं। सर तो इस रीजन में हम फ्रिक्शन फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइन क्या करना है भाई, एफएस मैक्स की वैल्यू होती है म्यू एस इनटू एन। अच्छा, उसके पहले मतलब ये चीज नहीं तो लगेगी? उससे कम कुछ भी लग सकता है। ओके हमें सर। ये वैल्यू ऐसे समझो कि हमें ये वैल्यू मालूम है, मतलब ये वाली वैल्यू हमको मालूम है, बट लग कितना रहा है वो नहीं मालूम है। अच्छा ठीक सर। मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसकी ये हो सकती है, बट लग कितना रहा है, तो लग तो हो सकता है 2 ही न्यूटन रहा हो, 1 ही न्यूटन लग रहा हो, कुछ नहीं लग रहा हो। इसी बात का मतलब है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख देना कि म्यू एस म्यू के आर प्रॉपर्टीज ऑफ surfaces in contact and do not depend on normal contact or area of contact। अब ये जो म्यू एस और म्यू के हैं, ये सरफेसेस की प्रॉपर्टी है कि सरफेस का टाइप कैसा है, बट इनका एरिया से कि ज्यादा एरिया है तो म्यू ज्यादा होगा ऐसा नहीं बोल सकते हैं, या नॉर्मल ज्यादा है तो म्यू ज्यादा है ये भी नहीं बोल सकते हैं। म्यू एस और म्यू के सरफेस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिर जैसे तुमने देखा होगा कि पाउडरिंग जो है डिक्रीजेज फ्रिक्शन फोर्स। क्यों भाई, जैसे कैरम में ही यूज करते हैं, तो कैरम में तुमने देखा होगा कि पाउडरिंग से वो फ्रिक्शन बहुत डिक्रीज हो जाता है। तो पाउडरिंग से होता क्या है, तो वो जो पाउडर के जो पार्टिकल है ना, वो राउंड शेप के जो पार्टिकल हैं वो सारे के सारे जाके ये जो पिट्स एंड बम्प्स हैं इनके बीच की जगह को फिल कर देंगे। तो जब इनके बीच की जगह को फिल कर देंगे तो क्या होगा कि फ्रिक्शन की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, लॉकिंग रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है ना, लॉकिंग reduces, hence mu reduces या mu decreases। क्लियर है ये पॉइंट? फोर्थ पॉइंट, सॉरी थर्ड पॉइंट होना चाहिए। बोलो। क्लियर है? देन फोर्थ पॉइंट में when a man is running along a horizontal track, when a man is running along a horizontal track, ध्यान से बताना, तो ये बताओगे कि जब ये दौड़ रहा है राइट साइड में एक्सीलरेट हो रहा है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा और कौन से टाइप का लग रहा होगा? स्टैटिक लग रहा होगा, काइनेटिक लग रहा होगा, राइट में लग रहा होगा या लेफ्ट में लग रहा होगा? सर काइनेटिक लग रहा होगा, लेफ्ट में। सर लेफ्ट में लगेगा काइनेटिक, सर आगे की तरफ लगेगा। राइट में लगेगा सर। राइट में थोड़ा ध्यान से सोचो, बेसिक बात है, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा हुआ है मैंने। जब हम लोग चलते हैं ग्राउंड पे, वॉक करते हैं जब, ठीक है, तो हम लोग कैसे वॉक कर पाते हैं? अगर सरफेस फ्रिक्शन लेस होगी तो क्या हम वॉक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस नो सर, बिकॉज हम तो तुम्हारी बस टांगें ही चलेंगी, जैसे वो उस पे रनिंग मशीन में चलती हैं जिम में, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडमिल। यस सर यस सर, वैसे ही। सिर्फ टांगें ही चलेंगी, तुम्हारी बॉडी तो आगे नहीं बढ़ेगी ना।
स्मूथ सरफेस sir. अगर हुआ तो इसका मतलब है कि जो आगे बढ़ाने वाला काम है वो फ्रिक्शन कर रहा है। फ्रिक्शन अगर नहीं हुआ तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इस केस में जो फ्रिक्शन है वो आगे की तरफ ही लग रहा है, यस सर, राइट साइड। लेफ्ट में नहीं लग रहा है। अब ये बताओ कि कौन से टाइप का है, स्टैटिक है या काइनेटिक है? सर स्टैटिक है। काइनेटिक है सर। स्टैटिक है। स्टैटिक कांस्टेंट होना रह रहा है। नहीं भाई, तुम लोग ध्यान से सोचो, बेसिक बात सोचा करो। सर अगर स्टैटिक नहीं होता तो उसका पैर स्लिप हो जाता। जब हम लोग चल रहे हैं तो तुम्हारे पैर स्लिप होते हैं ग्राउंड पे कि स्लिप नहीं होते हैं? स्लिप नहीं होते हैं। स्लिप नहीं होते हैं ना, डांस थोड़े ना कर रहे हो। स्लिप नहीं होते हैं ना पैर ग्राउंड पे। नहीं सर। स्लिप नहीं होते हैं मतलब नो स्लिपिंग है, और नो स्लिपिंग में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। बोलो। तो जरा ये बता सकते हो कि जैसे मान लो कि ये m मास का मैन है, तो ये मैक्सिमम कितने एक्सीलरेशन से दौड़ सकता है? क्यों भाई, मैक्सिमम एक्सीलरेशन इसका कितना हो सकता है? तो भाई मैक्सिमम एक्सीलरेशन बोलोगे भाई जब मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा, और मैक्सिमम फ्रिक्शन को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? मैन के मास से। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा? तो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू एन डिवाइडेड बाई एम, और नॉर्मल की वैल्यू देखोगे तो mg होगी नहीं होगी? तो डिवाइडेड बाई m करेंगे तो यहाँ से मैक्सिमम एक्सीलरेशन जो निकल के आएगा वो आएगा म्यू एस इंटू जी। मतलब ये वो मैक्सिमम एक्सीलरेशन है जिससे ज्यादा तेजी से तो दौड़ा ही नहीं जा सकता है। बताओ। हालांकि ये वैल्यू इतनी ज्यादा होती है कि हम इस वैल्यू पे पहुंच नहीं पाते हैं, बट तुमने फिर भी देखा होगा जो लोग रनर्स होते हैं उनके जो शूज होते हैं वो स्पाइक्स वाले शूज होते हैं ना, स्पाइक्स लगे होते हैं, या जितने भी स्पोर्ट्स में हैं तो वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उन्हें ग्राउंड से ज्यादा फोर्स चाहिए होता है। तो वो म्यूएस की वैल्यू इंक्रीज करने के लिए उनके शूज के बॉटम पे स्पाइक्स होते हैं, क्योंकि वो ग्राउंड पे अच्छे से ना हो पाए। फिक्स हो जाते हैं, तो उनको म्यूएस की वैल्यू ज्यादा मिलती है। और यही सेम चीज ट्रू है किसी कार के लिए भी। सर म्यूएस की वैल्यू तो ग्राउंड के लिए फिक्स्ड होगी। अरे भाई ग्राउंड के लिए ऐसा नहीं होता है, सरफेस चेंज हो जाएगी। दोनों सरफेस पे डिपेंड करती है ना, ग्राउंड पे भी डिपेंड करेगी और वो शूज पे भी डिपेंड करेगी। मतलब सर जितनी ज्यादा लॉकिंग उतना ज्यादा म्यूएस। यस। सिमिलरली जब कोई कार एक्सीलरेट हो रही है तो भी बताओगे कि इस कार को आगे की तरफ एक्सीलरेशन कौन सा फोर्स प्रोवाइड करेगा? क्यों भाई, कार चलाने का काम किसका है? कौन सा फोर्स है जो उसको एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा है? नो सर। फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स है। और तुम कहोगे सर फोर्स फ्रिक्शन है तो इंजन का क्या काम है? सर इंजन की वजह से वो ज्यादा तेजी से पुश कर रहा है, जितनी तेजी से पुश कर रहा है उतनी तेजी से उसको फ्रिक्शन पुश कर रहा है आगे की तरफ। और थोड़ा ध्यान, जो जवाब दे रहे हो सोचो बिल्कुल ध्यान से। इंजन पुश कर रहा है क्या? नहीं मतलब इंजन पावर दे रहा है ना कार को। इंजन सर, इंजन के कारण कार जो है ज्यादा फोर्स लगा पा रही है सरफेस पे, तो उसको ज्यादा व्हील्स रोटेट कर रहे हैं, व्हील्स ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। व्हील्स की वजह से है ना, व्हील्स रोटेट होंगे तभी इंजन जो है, इंजन व्हील्स को रोटेट कर रहा है सिर्फ, लेकिन जो आगे बढ़ने का काम है वो फ्रिक्शन का है। फिर से ऐसे सोचो कि अगर मान लो फ्रिक्शनलेस सरफेस हो, फ्रिक्शनलेस टायर हो, तो इंजन तुम कितना भी लगा दो पावरफुल, वो व्हील्स एक ही जगह घूमते रहेंगे, आगे बढ़ेगी क्या? तो आगे बढ़ाने वाला काम जो है वो ग्राउंड से ही है। ये फोर्स कौन सा फोर्स है? ये फोर्स है बाई ग्राउंड। लेकिन टायर। हाँ बोलो सर, लेकिन जो सर रेसेस होती हैं सर उसमें तो स्पेशल टायर लगते हैं सर जो बहुत स्मूथ होते हैं। अरे स्मूथ नहीं होते हैं। किसमें? सर जो रेसिंग होती है सर F1 जैसे, हाँ सर उसमें सर स्पेशल टायर्स होते हैं सर जो बहुत स्मूथ होते हैं। स्टिक्स कहते क्या हैं। होता है ना कि
अब देखो, तुम जो बोल रहे हो मैं थोड़ा देखना पड़ेगा क्या चीज़ है एग्जैक्टली, तब मैं सही से जवाब दे पाऊंगा। लेकिन स्मूथ टायर नहीं होंगे, वो लॉकिंग तो रहेगी, बिना उसके फ्रिक्शन कैसे मिलेगा? तुम खुद सोचो ना इस बात को, बिना लॉकिंग के फ्रिक्शन कैसे जनरेट होगा? वो तुम्हें दिखने में कोई चीज तुम्हें स्मूथ दिख रही है, आंखों से थोड़े ना पता चलेगी लॉकिंग। ये बताओ, तुम्हें अपने आंखों से नेकेड आइज से ये लॉकिंग दिखाई देगी क्या? तो लॉकिंग तो रहती ही है। हाँ, तुम ये कह सकते हो कि उसमें ग्रूव्स नहीं बने होते हैं टायर में, तो वो ग्रूव्स हम लोगों के व्हीकल में ग्रूव्स इसलिए बने होते हैं क्योंकि हम लोगों के टायर को ना उस पे चलना, उससे भी कभी कोई चलना होता है ना, रोड पे पानी पड़ा हुआ है, तो पानी निकालने के लिए ग्रूव्स बने होते हैं एक तरह से, ऐसे समझो। हम लोग की जो व्हीकल है उनमें जो ग्रूव्स बने होते हैं टायर में, वो फ्रिक्शन की वजह, फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए थोड़े ना बने होते हैं। वो बेसिकली मान लो पानी के ऊपर से चल रही है तो पानी निकलने के लिए होते हैं एक तरह से, ठीक है ना? अभी बताओ कि जैसे कार एक्सीलरेट हो रही है, जब कार में हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो कौन से फोर्स की वजह से रुकेगी? कौन सा फोर्स होगा जो उसको कार में ब्रेक लगाने में रुक जाएगी? फ्रिक्शन फोर्स। क्या अगेन बोल सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स ही होगा? यस चलाने सर। का काम, रोकने का यस काम, सर। एक्सीलरेट हो रहा हो या डेसिलरेट हो रहा हो, सिर्फ एक ही है फोर्स, और वो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स। विदाउट फ्रिक्शन रुकेगी भी नहीं, विदाउट फ्रिक्शन एक्सीलरेट भी नहीं होगी। क्यों? अब तुमने वो देखा होगा कभी ध्यान से, जैसे अब तो खैर बाइक्स वगैरह में भी आने लगा है, एबीएस सुना होगा ना भाई, कार में एबीएस है, वो डायग्राम बना होता है यस सर। एडवर्टीजमेंट में कि कार जो है वो स्किड नहीं होगी। एक्चुअली होता क्या है ना कि जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने में हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ब्रेक इतना भी हार्ड ना लगाएं कि टायर का रोटेशन ही रुक जाए, क्योंकि अगर टायर का रोटेशन रुक गया समझो, तो एफएस मैक्स की बजाय कौन सा फ्रिक्शन लगने लगेगा? अगर टायर का रोटेशन ही रुक गया, एकदम लॉक हो गया, तो एफएस मैक्स की बजाय कौन सा फ्रिक्शन लगने लगेगा? एफएस मैक्स की बजाय एफ के काइनेटिक। लगने लगेगा, और एफ की वैल्यू एफएस मैक्स से कम है। इसका मतलब जब वो कार रुकने वाली थी जितना तेजी से, लॉकिंग की वजह से वो और ज्यादा दूर पे जाके रुकेगी। तो एफएस मैक्स लगे बॉडी के ऊपर, उस कार के टायर के ऊपर, ये इंश्योर करने के लिए वो टेक्नोलॉजी है एबीएस। सर ये नहीं उसका समझ काम आया। यही होता है, उसका काम ही यही होता है। अब ये बताओ कि अगर हमें ज्यादा फोर्स चाहिए, ज्यादा एक्सेलरेशन चाहिए, तो एफएस मैक्स लेना चाहिए या एफ के लेना चाहिए? समझना एफएस क्या है, मैक्स। इसमें ग्राफ बना हुआ है सामने। तो एफएस मैक्स कैसे होगा? अगर मान लो टायर रुक गया, खाली गाड़ी आगे बढ़ रही है, तो एफ के लगने लगेगा ना, और टायर रोल हो रहा है, स्लिपिंग नहीं हो रही है, स्किडिंग होगी तो ज्यादा फोर्स मिलेगा, या स्किडिंग नहीं हो रही है तो ज्यादा फोर्स मिलेगा? तो स्किडिंग नहीं होने में ज्यादा फोर्स मिलेगा एफएस मैक्स। तो वो जो एबीएस टेक्निक होती है, वो उस एबीएस टेक्निक का फंक्शन यही है कि वो हमेशा टायर का जो कार का जो टायर है उसका रोटेशन खत्म नहीं होने देती है, वो रोटेट होता रहे, क्योंकि वो रोटेट होता रहेगा तो एफएस लगेगा, और एफएस की जो वैल्यू है वो एफ के से ज्यादा हो सकती है। और दूसरा रीजन तो है ही है कि अगर टायर लॉक हो गया, तो टायर लॉक होने का मतलब है कि टायर स्किड हो रहा है, और टायर स्किड होने का मतलब है कि कार की जो स्टीयरिंग है, अब तुम स्टीयरिंग घुमाते रहो, जब कार स्किड हो रही है तो वो उसी डायरेक्शन में जाती जाएगी। तो अगर कहीं मोड़ना हुआ, सामने दीवार आ गई, तो वहीं जाके गिर जाएगी, ये है मतलब। तो अगर टायर रोलिंग में रहता है, रोटेशन में रहेगा, तो स्टीयरिंग भी काम करेगी, एफएस भी ज्यादा लगेगा, ठीक है ना? तो उसको एबीएस बोलते हैं। अब पता नहीं फुल फॉर्म क्या, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है। तो एंटी लॉक का मतलब यही है कि वो लॉक नहीं होने देता है टायर को, उसका रोटेशन जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो देखो फ्रिक्शन के जो क्वेश्चन होंगे, सर तो सर इस एक डाउट आ रहा है कि सर, हेलो सर, एक हाँ डाउट आ रहा है बोलिए। कि सर जब कार आगे मूव करेगी तो सर मोशन उसका आगे है, तो सर रिलेटिव मोशन रोकने के लिए सर पीछे क्यों फोर्स लगेगा?
भाई किसी बॉडी को डेसिलरेट कराना है तो उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ही तो फोर्स चाहिए है। सर वो तो ठीक है, लेकिन सर जब रिलेटिव मोशन सर कार और ग्राउंड का बीच में सर आगे की तरफ है, तो सर एफएस भी आगे ही तो लगेगा सर, पीछे कैसे लगेगा? जब तुम दौड़ रहे हो तो रुकते कैसे हो? जब तुम दौड़ रहे हो तो रुकते कैसे हो? दौड़ते समय क्या करते हो? ग्राउंड को किधर पुश करते हो? और रुकते समय क्या करते हो? रुकते समय पीछे चलने लगते हो क्या? नहीं सर, आगे की तरफ। बताओ, सोचो ध्यान से, जवाब मिलेगा। तुमने Yes, sir, रेस्ट आगे की स्टार्ट किया, रेस्ट से दौड़ना स्टार्ट किया, तो तुमने ग्राउंड को किधर पुश किया? और फिर जब मैक्सिमम स्पीड से 0 होना है, तुमको रुकना है, तो तुम ग्राउंड को किधर पुश करोगे? आगे की तरफ सर। वैसे ही होता है। वैसे ही कार के टायर में भी सिस्टम वैसे ही है कि जब कार के टायर का रोटेशन कम होता है तो कार की टेंडेंसी आगे जाने की होती है, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगने लगता है। वही फ्रिक्शन जो पहले आगे लग रहा होता है, टेंडेंसी के ऊपर है, टेंडेंसी किधर है। ठीक है, अब इसमें तुमको ध्यान ये रखना है फ्रिक्शन के प्रॉब्लम्स में स्पेशली, कि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देखते ही जो है हम लोग एफ के और एफ एस लगा देंगे और सॉल्व कर लेंगे। पहले हमको ये डिसाइड करना होगा कि फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है, स्टैटिक नेचर का है या काइनेटिक नेचर का है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही फंसेगी। अगर स्टैटिक नेचर का है तो फिर हमें फोर्स को छोड़ के बाकी सारे फोर्सेस देखने पड़ेंगे सिस्टम के ऊपर कौन से लग रहे हैं, क्योंकि उनके ही बराबर फोर्स लगने वाला है, उतना ही फोर्स लगेगा अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो स्लिपिंग है या नो स्लिपिंग है, ये सबसे पहले डिसीजन लेना पड़ेगा, और ये डिसीजन भी हमें बाकी सारे फोर्सेस से पता करके ही चलेगा। ठीक है ना? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताओ। मान लेते हैं कि ये 10 kg का ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और हमने इसको रफ सरफेस पे रखा है जहाँ पे म्यू एस की वैल्यू 0.3 है और म्यू के की वैल्यू 0.2 है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया हुआ है 25 न्यूटन का। तो हमें पता करना है फाइंड ए पार्ट में एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक और बी पार्ट में फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट। सर एक्सेलरेशन 0, फ्रिक्शन 25 न्यूटन। हाँ, तो कैसे पता करेंगे? तो देखो, ऐसा नहीं है फ्रिक्शन का क्वेश्चन देखते ही जो है सीधे सीधे फोर्सेस लगाना शुरू कर दिया। थोड़ा सा सबसे पहले क्या करना होगा तुम्हें, सबसे पहले तुम्हें देखना पड़ेगा कि नॉर्मल कितना है। तो क्योंकि वर्टिकल में कोई और फोर्स तो लग नहीं रहा है, वर्टिकल में कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये होगा कि नॉर्मल की वैल्यू 10G के बराबर होगी। 10G यानी कि 100 न्यूटन। सबसे पहले नॉर्मल के बाद हम निकालेंगे एफ एस मैक्स। एफ एस मैक्स यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी इस बॉडी के ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू अगर तुम निकालोगे तो ये होगी म्यू एस इंटू एन। तो जब तुम म्यू एस इंटू एन करोगे तो ये वैल्यू आएगी 30 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्लॉक पे राइट या लेफ्ट किसी भी डायरेक्शन में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, 30 न्यूटन। तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर 30 न्यूटन से कम फोर्स लगाया है तो फिर ये ब्लॉक चलेगा ही नहीं। अगर ये ब्लॉक रेस्ट पे है और 30 न्यूटन से कम फोर्स लगाया है तो ये ब्लॉक चलने ही नहीं वाला है। तो यहाँ से सीधे सीधे बोल सकते हैं हम लोग, बिकॉज 25 न्यूटन इज लेस देन Fs max, hence it will remain at rest. It will remain at rest, और रेस्ट पे रहेगा तो एक्सीलरेशन 0 होगा। फ्रिक्शन कितना लगेगा इसके ऊपर? फ्रिक्शन कितना लगेगा? 30 न्यूटन लगेगा क्या? फ्रिक्शन 25 न्यूटन ही लगेगी। 25 क्यों लगेगा? क्योंकि जितना जरूरी है उतना ही लगेगा। यही तो, इसीलिए तो इसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग। सेल्फ एडजस्टिंग बोलने के पीछे रीजन यही तो है। ठीक है,
सर हाँ बोलिए। सर एक छोटा सा डाउट था सर, ये जो अपने कार पे एफएस दिखाया है बाय ग्राउंड ऑन टायर, हाँ तो सर एक फोर्स लेफ्ट में भी होगा बाय टायर ऑन ग्राउंड, हाँ मतलब तो सर ये दोनों एक्शन रिएक्शन हो जाएंगे? हाँ अच्छा हाँ यस सर। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। एग्जांपल्स अभी और इसमें करने हैं, थ्योरी के पॉइंट्स मैंने बता दिए जो जो यूज होने हैं इसमें। एग्जांपल्स थोड़े और करेंगे तो और क्लियर हो जाएगी बातें, बट थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है ये फ्रिक्शन वाला। बट बेसिक बातें, फिर से वही बात है, बेसिक बातें जितनी बताई हैं वो दिमाग में रखोगे तो डिफिकल्ट फिर कुछ नहीं है। फिजिक्स की खास बात बस यही है, अगर क्लैरिटी है तो फिर चाहे कैसा भी क्वेश्चन बनता रहे, हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस।